हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, खून ने रंग बदला। खून ने रंग बदला। कानून की हर धारा में अपराध के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है, लेकिन इसके बावजूद भी ना अपराधी कम होते दिखाई देते हैं और ना अपराध। जिसने भी यहाँ से सीधा यमलोक जाना वो हमारे काम में अड़चन डाल सकता है। तर 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 तर। बोल रही थी तो सिर्फ वह AK-47। सभी ताले शहीद हो गए। चिम। चल नोट उठा लोटिया। लोटिया नाम का वह बदमाश बाज की तरह नोटों पर झपटा। कुछ ही सेकंडों में बैंक की उस वैन में रखा हर नोट लोटिया नाम के उस लटेरे के हाथ में थमे बैग में भरा हुआ था। काम हो गया। गुड। आओ। जैसे ही बाइक पर बैठा, बाइक का इंजन गरज उठा। अब बस गियर डालने भर की देर थी, फिर उन लटोरों की धूल भी नहीं मिलनी थी। लेकिन जैसे ही गियर डाला, वैसे ही सड़कों को रौंदने के लिए बेताब बाइक अपने सवारों के साथ ही सड़क पर औंधे मुँह आ गिरी। उफ! बाइक के पहियों में डंडा किसने फेंका? उफ! मैंने। जिसने तुम जैसे कानून तोड़ने वालों के अरमानों को तोड़ने के लिए शरीर पर खाकी वर्दी धारण कर रखी है। ओह! दिल्ली पुलिस के इस कांस्टेबल ने सब गड़बड़ कर दिया। कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। ये कांस्टेबल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि हमारे पास AK-47 और उसके पास सिर्फ एक डंडा। साक! कानून के इस डंडे के आगे बड़े बड़े भूत नाचते हैं कमीनों। एक पर हुए डंडे के उस प्रहार ने दूसरे के गुस्से को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। अपराधी रूपी भूतों को नचाने वाला गोलियों को नहीं नचा सकता कांस्टेबल। ता 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 ता। अंधाधुंध गोलियां बरसा दी थी उसने, लेकिन एक भी कानून के उस सिपाही तक नहीं पहुंच पाई। पहुंचती भी कैसे? तिरंगा नाम की वह दीवार जो खड़ी थी बीच में। ता 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 ता। तुम अपराधी सदा कानून को अपनी ताल पर नचाने का ख्वाब देखते रहते हो, ये जानते हुए भी कि कानून की धुन पर हमेशा अपराधियों को ही नाचना होता है। थाक! कानून के डंडे की ताकत देखना चाहते हो ना? मैं दिखाता हूं तुम्हें उसकी ताकत। तिरंगा अपनी ढाल को अपनी पीठ पर टांग कर उस कांस्टेबल का डंडा अपने हाथ में संभाल कर चीखा। चलाओ गोली और देखो कानून के डंडे की ताकत। चलाओ! तर 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 तर। घबरा कर उसने AK-47 की लिबलिबी दबा दी। गोलियां उबल पड़ी, लेकिन हर गोली उस डंडे से टकराकर ऐसे छिटक रही थी जैसे मगरमच्छ से टकराकर मछलियां छिटकती हैं। एक भी गोली तिरंगा के पास नहीं फटक पा रही थी, क्योंकि तिरंगा के हाथ में थमा डंडा मोटर के पंखे की गति से भी ज्यादा तेज गति से घूम रहा था। और डंडे के इस तरह घूमने का यह क्रम तब तक जारी रहा जब तक ना हो गई गोलियां खत्म। ट्र, भागो! कानून का डंडा जब जब लहराता है, बड़े बड़ों को तब तब जेल की धूल चटाता है। जमीन पर गिरने से पहले ही बेहोश हो चुके थे ये दोनों लुटेरे, जबकि तिरंगा ने उस डंडे को उठाया और उसे पूरे सम्मान के साथ उस कांस्टेबल के हाथों पर रख दिया। जब तक आप जैसों के हाथ में रहेगा ये डंडा, तब तक ऊंचा रहेगा कानून का झंडा। तिरंगा सैल्यूट करता है आप जैसे जंगबाज जाबाज कानून के रखवालों को। तिरंगा की यादों के तारों को छेड़ दिया तो उस कांस्टेबल की जाबाजी ने। ऐसा ही निर्भीक जाबाज और कानून का पुजारी था रामनाथ देश पांडे नामक दिल्ली पुलिस का वह सिपाही, जिसका लहू मेरे रगों में दौड़ रहा है, जिसने बचपन से ही मेरे जिस्म को पुलिस की खाकी वर्दी से सदा देखना चाहा था। इस वर्दी को पहनकर मैं सिर्फ हवलदार के पद तक ही पहुंच पाया, लेकिन मुझे इसे पहनकर उस पद तक पहुंचना है जो दिल्ली पुलिस का सर्वोच्च पद कहलाता है। जिस दिन तू ऐसा कर देगा ना, उस दिन यह हवलदार रामनाथ देशपांडे तुझे सैल्यूट मारकर सारी दुनिया से कहेगा कि वो जो कमिश्नर की वर्दी पहनकर जा रहा है वह मेरा बेटा अभय देशपांडे है। बोल अबे, क्या तू अपने बाप के इस सपने को पूरा करेगा? हाँ बाबूजी, हाँ। उस वर्दी को पहनकर आपके हर सपने को आपका ये बेटा पूरा करेगा। कानून की वर्दी को अपने शरीर पर सजाकर अपने पिता के हर सपने को पूरा करने के लिए मैंने ही अपनी कमर कस ली थी, लेकिन तकदीर को तो कुछ और ही मंजूर था, और उसने अपनी मंजूरी में मुझे रंगने के लिए चाल भी चल दी थी। भारत नगर को सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंककर अल्लाहू अकबर, जय श्री राम, इंसानियत नामक माँ के दो बेटे धर्म के नाम पर बट गए थे। एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, एक दूसरे की लाशों को बिछाकर खून को पानी की तरफ बहा रहे थे। क्या जानते थे वे सभी उनके हाथों की कठपुतलियां बन चुके हैं, जो उस दंगे की आग को भड़काकर अपने स्वार्थ की रोटियां सेक रहे थे। किसी को सपने में भी गुमान नहीं होगा कि दंगों में हमारा हाथ है, और हमारी साजिश में भारत नगर पुलिस स्टेशन का लगभग हर सिपाही शामिल है। हमने दौलत फेंक कर खरीद लिया है सबको।
लेकिन भारत नगर पुलिस स्टेशन का एक सिपाही ऐसा भी था जिसे दौलत नहीं, अपना फ़र्ज़, अपना ईमान प्यारा था। रिश्वत की हड्डी मेरे सामने मत फेंक ऐसा चो पाल कुमार, क्योंकि इस हड्डी को वे कुत्ते खाते हैं जो अपना ज़मीर, अपना ईमान और अपने देश तक को बेचने को तैयार हो जाते हैं। मैं तुम्हारी पोल सारी दुनिया के सामने खोल कर रख दूंगा। तू ऐसा नहीं कर पाएगा रामनाथ, क्योंकि मैं तुझे कुछ बताने लायक ही नहीं छोड़ूंगा। थाड़! अब ना तू कभी कुछ बोल पाएगा और ना लिख पाएगा। खच खच! कानून के घर में ही कानून के रक्षकों ने कानून के एक रखवाले की जीभ और उंगलियां काटकर उसे दंगों का शिकार हुई लावारिस लाशों के बीच फेंक दिया। लेकिन लावारिस नहीं था, अपने ज़मीर को अपनी जान से बढ़कर समझने वाला वह सिपाही। पापा! मैं था उनका वारिस, और मेरी आंखों में उस समय नफरत का ज्वालामुखी फूट रहा था। मेरे पापा की जुबान व उंगलियां काटकर जिस दरिंदगी का परिचय दिया है, उसे देखकर नफरत हो गई है मुझे इस खाकी वर्दी से। लेकिन अपने पापा के अरमानों पर गाज नहीं करने दूंगा मैं। देश और कानून की रक्षा और दंगे करने वालों को सज़ा देने के लिए इस वर्दी को ज़रूर पहनूंगा मैं। लेकिन इसका रंग खाकी हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि बहुत बदनाम कर दिया कुछ शैतानों ने इस रंग को। मैं उसे उस रंग में रंगूंगा जो सुख, शांति और कुर्बानी का प्रतीक हो, और ऐसा रंग एक ही है, तिरंगा। हाँ, मैंने उस खाकी वर्दी को 3 रंगों में रंगा, और फिर पापा को अस्पताल में भर्ती कर दंगा करवाने वालों को उनके कुकर्मों की सज़ा देने निकल पड़ा। अपने उस प्रयास में सफल होकर मैंने दंगा तो रुकवा दिया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उस मुख्य खिलाड़ी तक नहीं पहुंच सका जिसने ये सारा खेल रचा था। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि अपने पापा की मदद से मैं जल्दी उस तक पहुंच जाऊंगा, और शायद ऐसा हो भी जाता अगर उस खिलाड़ी ने वह खतरनाक खेल ना रचा होता जिसने मेरी सारी दुनिया को तबाह कर दिया। और वह खेल था मेरे घर में हुए उस भीषण धमाके के रूप में, जो मेरा घर ही नहीं, मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ, मेरे हाथ पर राखी बांधने वाली मेरी छोटी बहन और मेरे पापा को भी निगल गया। काश आज पापा जिंदा होते तो देखते कि उनके द्वारा दी गई जिस खाकी वर्दी को मैंने तिरंगा के रंग में रंगा था, वह आज कानून के दुश्मनों को पर काल बनकर लहरा रही है। आज निश्चय ही वे अपने सिर को गर्व से उठाकर कह सकते थे कि वह जो तिरंगा के रूप में दिल्ली के आकाश पर लहरा रहा है, वह मेरा अपना बेटा, मेरा अपना खून अभय देश पांडे है। आज शायद वे ऐसा नहीं कह पाते, क्योंकि आज उनके बेटे अभय ने कई चेहरों को अपने चेहरे पर चढ़ा रखा है, लेकिन ये सब उसने अपने लिए नहीं किया, उस देश के लिए किया है जिसके आन बान और सम्मान की रक्षा करना देश के हर नागरिक का पहला फर्ज है। क्या हुआ वकील साहब? देश की किस आन बान के बारे में बड़बड़ा रहे हो? ओ ज्योति, तुम यहाँ? जी हाँ, आपसे थोड़ी हेल्प लेने आई थी, लेकिन आप तो अपने में ही व्यस्त हैं। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, वो क्या है कि अक्सर तुम्हें ड्रामों की रिहर्सल करते देखता रहता हूँ ना, इसलिए मुझे भी ड्रामा करने और डायलॉग बोलने का शौक चढ़ गया। देखने लगा कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ या नहीं। एक्टिंग? और तुम किस चक्कर में पड़ गए वकील साहब? एक्टिंग कानूनी दांवपेच जैसा नहीं होती, जो अपराधियों के बारे में स्टडी किया और अपनी दलीलों से जज को इम्प्रेस कर दिया। एक्टिंग के लिए तो दिल की गहराइयों से जज्बातों को बाहर खींच कर लाना पड़ता है, तब जाकर दर्शक खुश होते हैं। वैसे अगर तुम्हें एक्टिंग का शौक चढ़ ही गया है तो एक पन दो काज हो जाएंगे। तुम मुझे एनएसडी तक छोड़कर मेरी मदद भी कर दोगे, जिसके लिए मैं यहाँ आई थी, और वहाँ पहुँचकर मैं तुम्हारी दाखिले का चक्कर भी चला दूंगी। ऐसा है तो चलो। तुम्हारी बाइक बड़ी अच्छी है। अच्छी क्यों नहीं होगी? सत्य प्रकाश जी ने अपनी नेक कमाई से खरीद कर जो दी है। जल्दी ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के आंगन में आओ, मैं यहाँ तुम्हें अपने एक ऐसे दोस्त से मिलवाऊँ जिसके विचार एकदम तुमसे मिलते हैं। इनसे मिलो भारत, ये हैं संदीप दत्ता, एनएसडी का सबसे होनहार एक्टर, ज़बरदस्त मिमिक्री आर्टिस्ट और देशभक्ति में तुमसे भी कई कदम आगे। अखबार के भ्रष्टाचार की खबर पढ़कर इनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। गर्मी के इस मौसम में भी इसने अपने हाथों में दस्ताने क्यों पहन रखे हैं? बेकार की तारीफ कर रही है। वैसे मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर भारत। आइए कुछ देर कैंटीन में बैठते हैं। मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि मैं इससे पहले कभी नहीं मिला, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इसकी आवाज़ कहीं सुनी है, इससे बातें की हैं। कैंटीन में। आप देश को प्रेम करते हैं जानकर अच्छा लगा, लेकिन आप भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ हूँ। भ्रष्टाचारियों को सज़ा मिलनी चाहिए। अचानक बेभर उठा संदीप। भ्रष्टाचारियों को सिर्फ सज़ा नहीं, सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए उन्हें। ओह, बड़ी नफरत है आपको भ्रष्टाचारियों से? क्यों ना हो, देश की जड़ों को खोखला जो करता है भ्रष्टाचार। भारत जब वहाँ से रवाना हुआ तो उसके मस्तिष्क में अजीब सी खलबली मची हुई थी। मुझे पक्का यकीन है कि इससे पहले मैंने संदीप की आवाज़ कहीं सुनी है, मगर कहाँ? जल्दी ही भारत को अपनी विचारधारा के साथ अपनी बाइक को भी रोक देना पड़ा। सामने इतनी भीड़ है, मुझे देखना चाहिए क्या चक्कर है, क्योंकि
जिस तरह यहाँ भीड़ जमा उससे साफ लगता है कि मामला गंभीर है। ऐसे में यहाँ शायद तिरंगा की भी ज़रूरत हो सकती है। सचमुच तिरंगा की ज़रूरत थी वहाँ। और अब पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर भीम से पंगा लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि इंस्पेक्टर भीम गृह सचिव का साला है। लेकिन तूने हफ्ता ना पहुंचाकर इंस्पेक्टर भीम से पंगा लिया। सटाक! तेरी खाल की खैर नहीं। सटाक! अरे, ये इंस्पेक्टर भीम का हाथ किसने रोका? मैंने। और तू शायद ये अच्छी तरह जानता होगा इंस्पेक्टर भीम की जो हाथ जुल्म करने से रुकते नहीं उन्हें तिरंगा उठने लायक नहीं छोड़ता। बेकार की बातें हैं ये, मुझे मत सुना। और मेरी बेल्ट को छोड़कर चलता बन, क्योंकि मैं गृह सचिव का साला। थाड़! गृह सचिव का साला है तो लो तेरे बाप की बपौती हो गया है। जो तू जैसे चाहे उससे खिलवाड़ करेगा। मरखा ने सांड की तरह विफरते हुए तिरंगा पर वार किया उसने। अब तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं तिरंगा। थाड़! इसे जल्दी काबू में करना होगा। फड़ाक! तिरंगा ने वार करने के लिए अपनी ढाल संभाल ली। उफ, ये इंस्पेक्टर नाम का ही नहीं, काम का भी भीम है। लंबे चौड़े शरीर की सारी ताकत भरी है इसके वार में। इंस्पेक्टर भीम ने उस दुकानदार को अपनी ढाल बना लिया। ढाल से मुझे मारेगा? ले मार! ओह, वह दुकानदार को अपने बचाव के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मुझे अपने वारों को रोकना होगा। लगता है अब तो इसके चक्कर में मुझ पर वार नहीं करेगा, लेकिन मैं तेरी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। उफ! दुकानदार से टकराकर तिरंगा जैसे ही लड़खड़ाया वैसे ही इंस्पेक्टर भीम उसकी छाती पर सवार हो गया। खटाक! इंस्पेक्टर भीम से टकराने की जो सजा तुझे मिलने वाली है तिरंगा, उसे तेरी आत्मा 7 जन्म तक याद रखेगी। उफ! इसने ट्रांसफार्मर से बिजली का जिंदा तार बाहर निकाल लिया है और इस तार को निश्चय ही मेरे मुंह में घुसेड़ने की कोशिश में। और अपनी इस कोशिश में ये शायद सफल भी हो जाएगा, क्योंकि इसने अपनी ताकत से जैसे मुझे मुर्गे की तरह दबोच रखा है उस तरह मैं टस से मस भी नहीं हो पा रहा। उफ! करंट उगलती तार तो मेरे मुंह की एकदम पास ही आ गई। अब देर है तो बस मेरे मुंह से चीख निकलने की, लेकिन चीख तिरंगा के कंठ से नहीं, इंस्पेक्टर भीम के कंठ से गूंजी। खचाक! उसे देखकर हतप्रभ रह गया था तिरंगा। थाड़! हवलदार? हवलदार मुझे इस जालिम के शिकंजे से बचाने आया? ओह, अब समझा मेरा अज्ञात मददगार कौन है, जिसने मुझे 2 बार ज्वाला द्वारा खड़ी की गई मुसीबत से बचाया था। वह ये हवलदार ही था। थाड़! लेकिन मैं तो इसका दुश्मन हूँ, फिर ये मुझे क्यों बचाना चाहता है? इस संबंध में जानने के लिए पढ़ें पूर्व प्रकाशित कॉमिक जहर काटे जहर को। ओह, मैं बेकार ही यहाँ सोच विचार में खड़ा रहकर टाइम खराब कर रहा हूँ। मुझे आगे बढ़कर इंस्पेक्टर भीम को बचाना होगा, वरना हवलदार अपने खूनी पंजों से उसका शरीर फाड़ कर रख देगा। था! उफ! तिरंगा बीच में आया तो तेजी से उसकी तरफ पलटा हवलदार। तुम बीच में मत पड़ो। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को मिटाने दो मुझे। ये कानून का काम है हवलदार, और मैं इसे तुम्हें नहीं करने दूंगा। मुझे रोकने के चक्कर में अपनी जान मत गंवा तिरंगा। इस देश को तेरी ज़रूरत है। मुझे तुम्हारी भावनाओं से इत्तेफाक है, लेकिन तुम्हारे विचारों से नहीं। इसलिए तुम आज़ाद घूमो, ये मुझे मंजूर नहीं। उफ! तिरंगा को तेज धक्का देकर हवलदार के हाथों ने की वह अप्रत्याशित हरकत। छोटे छोटे कैप्सूल फेंके थे उसने ज़मीन पर। उफ! उस धुएं के छटने में ज़्यादा देर नहीं लगी। इतनी ही देर में पंछी उड़ चुका था। उफ! भाग निकला। लेकिन ये क्या है? ये तो एक मिनी टेप रिकॉर्डर है। यह निश्चय ही हवलदार के कपड़ों से ही उस समय गिरा है जब वो मुझसे लड़ रहा था। क्या है इसमें? क्या यह हवलदार तक पहुंचने में मेरी मदद कर सकता है? घर जाकर इसका निरीक्षण करना होगा, तभी इसके बारे में कुछ पता चल सकता है। वैसे घर पर हवलदार से संबंधित एक और चीज़ पड़ी हुई है। स्टील का ये शिकंजा जो उस समय मेरे हाथों में रह गया था जब उसने इस हाथ को अलग करके मुझे इमारत से नीचे गिराया था। इस पंजे की बनावट साबित करती है कि शायद हवलदार के हाथों की उंगलियां वही हैं। तभी उसने इस पंजे की उंगलियों को इतना घातक बना रखा था कि वह फौलाद को भी चीर डाले। इस संबंध में जानने के लिए पढ़ें पूर्व प्रकाशित कॉमिक हवलदार। देखें ये मिनी टेप रिकॉर्डर क्या साबित करता है। खट! भारत ने उस मिनी टेप रिकॉर्डर को प्ले कर दिया और जो जो उसमें था उसे ध्यान से सुनता चला गया। ये हवलदार की आवाज़ है। वही बातें भरी हैं इसमें जो उसने लड़ते वक्त मुझसे कही थी, यानी अपने डायलॉगों को इस मिनी टेप रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करने का अजीब सा शौक था उसे। 1 मिनट, हवलदार की ये बातें उस समय रिकॉर्ड नहीं हुई थी जब मुझसे लड़ रहा था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसके साथ साथ मेरी आवाज़ और आसपास का शोर भी रिकॉर्ड हुआ होता। इसका मतलब ये डायलॉग पहले से ही इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है। लेकिन क्यों? भारत का दिमाग तेजी से कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, और उस समय तो वह बुरी तरह उछला जब उसकी समझ में आई वह बात। ओह, अब मैं समझा कि मुझे संदीप दत्ता की आवाज़ सुनी हुई क्यों लग रही थी। इस टेप रिकॉर्डर में भरी आवाज़ संदीप दत्ता की है, और चूंकि इस आवाज़ को मैं कई बार हवलदार के मुंह से सुन चुका हूँ, इसलिए मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि संदीप दत्ता ही वह हवलदार है जो भ्रष्टाचारियों को मौत बांटता फिर रहा है। लेकिन अभी मुझे एक काम और करना होगा। उसके हाथों के दस्तानों को उतरवाना होगा, और ये साबित करने के लिए तिरंगा को जाना होगा NSD।
सारे डायलॉग याद है ना? तुम चिंता मत करो ज्योति, मैं हवलदार का ऐसा रोल करूँगा कि सब देखकर हैरान रह जाएंगे। अब तुम्हें हवलदार का रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं संदीप दत्ता, क्योंकि अब तुम्हारी सारी ज़िंदगी जेल में कैदी का रोल करते करते कट जानी है। तिरंगा तुम तिरंगा ही हो ना? लेकिन तुम यहाँ क्यों? मैं यहाँ यह साबित करने आया हूँ कि तुम हवलदार हो, वह हवलदार जो भ्रष्टाचारियों को सज़ा देने के लिए उनके खून को पानी की तरफ बहा रहा है। हवलदार, भ्रष्टाचारियों का खून? तो तुम क्या कह रहे हो तिरंगा? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इस मिनी टेप रिकॉर्डर में भरी तुम्हारी आवाज़ और दस्ताने उतारने के बाद जब तुम्हारी उंगलियां कटे हाथ सामने आएंगे तो तुम सब कुछ खुद ब खुद समझ जाओगे। कहते हुए तिरंगा ने टेप चला दिया, जिसे पूरा सुनने के बाद बोला संदीप, ये आवाज़ मेरी है, लेकिन मेरे हाथों की उंगलियां कटी हुई नहीं है। ये देखो, ये बुरी तरह जले हुए हैं, इसलिए मैं इन्हें हमेशा दस्तानों में छिपा कर रखता हूँ। अपनी आवाज़ के बारे में भी क्या कोई दलील है तुम्हारे पास? हाँ है, मैं मानता हूँ कि मेरी आवाज़ है, लेकिन मेरा काम आवाज़ बेचना ही है। इस आवाज़ को भी मैंने बेचा है एक लगभग 50 साल के उस बुज़ुर्ग को, जिसके हाथों की उंगलियां नहीं थी और मुंह में ज़ुबान नहीं थी। वे अक्सर मुझसे डायलॉग रिकॉर्ड करवा कर ले जाया करते थे। कहते थे कि ज़िंदगी के रंगमंच पर उन्हें कोई नाटक करना है। अरे तिरंगा, तुम कहाँ चल दिए? मेरी बात पूरी तो सुनते जाओ। अब कुछ सुनने का कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं जान चुका हूँ तुम हवलदार नहीं हो। हवलदार तो वो है जिसने आज से 3 साल पहले भारत नगर में हुए दंगों में अपने हाथों और अपनी ज़ुबान की आहुति दी थी। इसलिए वह त्रिपाठी जैसे देशद्रोही नेताओं और कानून की वर्दी पहनकर कानून का मखौल उड़ाने वालों का दुश्मन है। और वह आप हो पापा, हवलदार रामनाथ देश पांडे। आप जिंदा हो और हवलदार की अपनी ड्यूटी आज भी निभा रहे हो, लेकिन आप अपना बदला लेने और देशद्रोहियों को सज़ा देने के लिए जिस रास्ते पर चल निकले हैं, वह रास्ता आपको फांसी के फंदे तक ले जाएगा, जहां आपको मैं अपने हाथों से पहुंचाऊंगा, क्योंकि आपने ही सिखाया है कि देश और उसका कानून हर रिश्ते से बड़ा होता है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स दुश्मन नंबर 1 में। तब तक के लिए धन्यवाद।